हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स 5 फरवरी 2025 परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। जितने क्वेश्चन 70 क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोगों को 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मतलब 70 क्वेश्चन आपको देखना है कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है। पूरा का पूरा 100% बिहार बोर्ड पर आधारित क्वेश्चन है। अगर इसको आप लोग कर लीजिएगा तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको 2025 परीक्षा 5 फरवरी को देखने को मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा देना है और रोज क्लास आप लोग कीजिए। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों जबरदस्त तरीके से शुरुआत करते हैं। देखिए, क्लास 12 फिजिक्स 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने बोला कि 5 फरवरी एग्जाम के लिए पूरा का पूरा बिहार बोर्ड के पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, और यहाँ पर 5 फरवरी का समझिए तो एक तरह से वायरल क्वेश्चन कह सकते हैं। इसे हर हाल में याद कर लो। ठीक है, इसको हर हाल में याद करना जरूरी है क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है गेस क्वेश्चन है जो 2025 में आ सकता है। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि वैद्युत ध्रुव की दिशा होती है। देखो, वैद्युत ध्रुव की दिशा जानने से पहले आपको ये सब पूरा जो डेरिवेशन होता है 2 नंबर 1 नंबर जितना भी सारा क्लियर होना चाहिए। जैसे कि 2 नंबर का क्वेश्चन है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। ठीक है, जिसकी दिशा होती है, तो इसकी दिशा कैसी होती है वो देखते हैं। तो चलिए, विद्युत ध्रुव क्या होता है तो -q से +q तरह के होता है। ठीक है, यही होता है विद्युत ध्रुव और इसकी लंबाई 12 होता है। ठीक है, ये विद्युत ध्रुव हुआ। इसका अगर फार्मूला की बात करें तो आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा कि -q से +q इसकी दिशा होती है। तो इसमें से और ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है। तो P बराबर क्या होता है फार्मूला, P सदिश बराबर क्यों, क्योंकि एक सदिश राशि है, Q इंटू 12 होता है। यानी इसका परिभाषा होता है कि विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उसके लंबाई के अनुपात को, तो दोनों में से कोई एक आवेश मान लीजिए Q लिया और यहाँ पर लंबाई का गुणनफल आपका क्या हो गया, विद्युत ध्रुव घूर्ण हो गया। और इसकी दिशा देख लो आप लोग, ऋण से धन की ओर है कि नहीं। देख लो, ऋण से धन, देखिए ऋण से लेके धन की ओर है कि नहीं, तो यही दिशा होती है विद्युत ध्रुव आघूर्ण की। और यह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि होने के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों इसका मात्रक भी होता है जो कूलाम इंटू मीटर होता है। क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर होता है इसका मात्रक। निकालना कैसे है तो P बराबर Q इंटू 12 से निकाल सकते हो। इसका मात्रक कूलाम हो गया और लंबाई का मात्रक मीटर हो गया। ठीक है, फिर भी निकाल सकते हो ATL। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट का 3 नंबर याद करते चलना। अगला क्वेश्चन आ जाओ, बायदो क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है। देखिए, बायदो क्षेत्र की जो तीव्रता होता है इसका मात्रा क्या होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले जानिए बायदो क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को बायदो क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q होता है। क्या होता है, E बराबर F/Q। तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को बायदो क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एकांक आवेश क्या है, Q पर लगने वाले बल को बायदो क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर इसका आप लोग मात्रक निकालेंगे तो E बराबर F/Q हो गया। इसका मात्रक निकालेंगे तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और नीचे आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो न्यूटन बटा कूलाम देख लीजिए कहां पर मिल रहा है, मिल गया ना जवाब, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। और बायदो क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ठीक है, जूल कूलाम तो किसी का मात्रक यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, जूल बटे कूलाम जो होता है ये 1 वोल्ट बराबर होता है। ठीक है, 1 वोल्ट बराबर जूल बटे कूलाम होता है। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा, न्यूटन कूलाम तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर न्यूटन प्रति कूलाम होगा, विद्युत तीव्रता का मात्रक होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग को अच्छी तरीके से याद कर लेना क्योंकि आपके परीक्षा में 2 नंबर में पूछ सकता है और पूछा भी पहले से है और कहीं दफा आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में भी आया है। तो आइए क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन आपका है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, और एक फार्मूला आप लोग पढ़ोगे आवेश का, Q बराबर Na। क्या फार्मूला होता है, Q बराबर Na फार्मूला होता है ना, बताओ। तो Q का मान कितना दिया गया, 1 दिया गया है, यानी आवेश का मान 1 है। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो N का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो क्या आएगा, इधर आएगा तो भागा में, तो गुना से भाग में आएगा तो नीचे में जाएगा। N का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों तो एक गुलाम दिया हुआ है, यानी कि गुलाम का मान कितना हो जाएगा, 1। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम होता है।
तो यहाँ पर आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको निकालना है। और इसका आप लोग अगर सॉल्यूशन कीजिएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन, तो आपका ये वाला आंसर आएगा 6.25 गुना 10 की घात 18। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपको याद रखना है कि 6.25 जो होता है 10 की घात 18 होता है कितना, तो आपको याद रखना एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत भी है क्वेश्चन है, याद रखना है आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, एकदम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो विद्यार्थी नोट्स नहीं लिए, जो एग्जाम में 100% लड़ेगा, हर साल हम आपको प्रूफ दिखाते हैं, प्यारे बच्चों जरूर से ले लीजिएगा अगर आप मेहनत करते हैं तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये 4 नंबर क्वेश्चन, कि किससे वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक होता है। देखिए, किससे वैद्युत रोध है, वैद्युत रोधी का मतलब जो है विद्युत का विरोध करे, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, मतलब अचालक। अचालक पदार्थ का जो परावैद्युतांक होता है वो हमेशा एक से अधिक होता है। जैसे में अचालक पदार्थ कुछ भी हो सकता है जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसमें भी धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो ये भी अचालक है और इसका परावैद्युतांक जो है एक से अधिक है। ठीक है, तो ये जो है एक से अधिक होगा। एक से अधिक कितना होता है, 3 नहीं होता है, ये -3 दिया गया, 0 तो होगा नहीं, 0.7, ये तो एक से छोटा है, एक से अधिक बोल रहा है इसीलिए छा चलेगा। 2 भी रहता तो चलता, 3 भी रहता तो चलता। एक बात नोट कर लीजिए, पाने के लिए क्या होता है परावैद्युतांक, पाने के लिए जो होता है वो आपका 80 होता है। धातु के लिए क्या होता है, तो धातु के लिए जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका अनंत होता है। और हवा के लिए आपका 1 होता है। ये 3 को याद रखना। ठीक है, इसमें तीनों में से एक क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, पानी का जो होता है 80 होता है, धातु के लिए अनंत होता है, हवा के लिए 1 होता है। ठीक है, और जितना करवा रहे मेरे प्यारे बच्चों आराम से करते चलिए। अगर आपका कोर्स तैयार नहीं हुआ तो नोट्स के लिए नंबर मैं दूंगा, उस पर कांटेक्ट करके आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, और क्लास करते चलिए, क्लास में समझ लीजिएगा सारा चीज क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखो 5 नंबर, एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। उससे पहले मैं आपको एक बात बोल देता हूँ। देखिए, मैं हर एक क्वेश्चन में मैं डीपली समझाऊंगा, क्यों, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से, हर एक ऑब्जेक्टिव से 3-4 ऑब्जेक्टिव क्लियर कराने का प्रयास करूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा मैं करूंगा तो आपको ज्यादा मनोबल बढ़ेगा और ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपको याद होगा। जैसे इस वीडियो में हम करने वाले इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिकल है, तो कहा जरा कि एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, तो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित वही कर सकता है जो आवेशित हो, मतलब उस पर आवेश होगा वही विक्षेपित कर सकता है। तो किस पर आवेश होता है वो अब आपको जानना है। तो वो आपका आवेश किस पर होता है, तो एक किरण पर कोई आवेश नहीं होता है तो कभी भी आवेश विक्षेपित नहीं कर सकता। मतलब विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित वही हो सकता है, विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित वही हो सकता है जिस पर आवेश हो, और जिस पर आवेश नहीं होगा वो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होगा। जैसे कि न्यूट्रॉन पर भी कोई आवेश नहीं होता है, गामा किरण पर भी कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, ये जो होता है चार्जलेस होता है ये तीनों। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में तो विक्षेपित नहीं कर सकता है, लेकिन हमको पता है विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित करेगा मतलब उस पर आवेश होना चाहिए। अब देखो, कोई अल्फा कण की बात है तो अल्फा कण जो होता है 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन से बना होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं होता, इसलिए आपका 0 हो जाएगा। +2 इंटू प्रोटॉन पर आवेश होता है, कितना होता है, +1.6 गुना 10 की घात -29 कूलम होता है। ठीक है, इस प्रकार से तो इसका जो मान आता है इतना आता है। तो इस पर जो है ये आपका प्यार बच्चों जो है आपका आवेशित कर जाएगा अल्फा कण। ठीक है, अल्फा कण पर आवेश होता है, बस इतना याद करो, इसलिए आपका ये आवेशित हो सकता है। राइट आंसर C नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। देखिए, खगोलीय दूरदर्शक की बात किया जा रहा है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की बात आता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और सीधा बनता है। क्या मैंने बोला कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा बनता है, वहीं खगोलीय दूरदर्शी में जो होता है काल्पनिक और उल्टा बनता है। मतलब आभासी और उल्टा या काल्पनिक और उल्टा। राइट आंसर जो होगा D नंबर होगा। खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा बनता है, इसे आभासी और सीधा भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो पूछेगा खगोलीय दूरदर्शी में तो ये काल्पनिक और उल्टा बनेगा। ठीक है, और वास्तविक और उल्टा कब बनता है, जब मानव आंख का जो रेटिना होता है उस पर प्रतिबिंब की बात किया जाएगा तो उस पर वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, मानव आंख के रेटिना पर, ठीक है, वास्तविक और उल्टा, और खगोलीय दूरदर्शी में काल्पनिक और उल्टा। ठीक है, और सरल सूक्ष्मदर्शी में काल्पनिक और सीधा। 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव हम आपका फिक्स करवा दिए, इसीलिए राइट आंसर C नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाइए, बेलनाकार। देखिए, इसमें भी 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका छिपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बेलनाकार लेंस को व्यवहार करने के लिए किस किस आपको दोस्त को दूर किया जाता है, यानी कि बेलनाकार लेंस का यूज किया जा रहा है, बेलन के आकार का लेंस का, उसका कारण क्या यूज किया जाने का, तो उसका कारण एक ही है, वो है अविंदुकता।
जो बुढ़ापे में होता है उसके लिए जो यूज किया जाता है अबिंदुकता लेंस का यूज किया जाता है। जो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अबिंदुकता, किसके लिए, बेलनाकार लेंस के लिए। लेकिन अबिंदुकता आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अबिंदुकता कहीं एक और नाम होता है, क्या होता है, आस्टिगमेटिज्म होता है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष के लिए जो होता है अवतल का यूज होता है, तो ये नहीं होगा। इसके लिए होता है उत्तल का यूज, ठीक है, याद करते जाओ। इसके लिए उत्तल के लिए यूज होता है। इसके लिए होता है बाइफोकल का यूज होता है, क्या, बाइफोकल, बाइफोकल लेंस का इसके लिए यूज किया जाता है। तो ले दे करके आपको मिल रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सारा को मैंने एनालिसिस कर दिया, इससे आपका परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा और छूटेगा नहीं, ठीक है। याद करते चलो, टाइम लगेगा लेकिन समझा के बताएंगे। देखो ये क्वेश्चन तो आपको पूरा नहीं दिख रहा, लेकिन भी क्वेश्चन है, ध्यान दे दीजिए। प्रकाश के रेले परिकिरण में प्रकिरणित प्रकाश के परिणामी जो तरंगधार्य होता है किसका समानुपाती होता है, तो लैम्डा की घात 1/4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा जो प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, लैम्डा के घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये आपको ध्यान रखना। थोड़ा सा इसका ऑप्शन में ये है। एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण क्या है, कमेंट कीजिए, एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण क्या है। चलिए बहुत बढ़िया, एक पातले फिल्म के रंगीन देखने का कारण जो होता है इसका व्यतिकरण होता है, क्या होता है, एक पातले फिल्म के रंगीन देखने का कारण होता है, कोई पातले फिल्म के रंगीन दिख रहा है इसका कारण जो है वो आपका व्यतिकरण होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बोस्टर का नियम क्या होता है, तो म्यू बराबर tan IP होता है। देख लीजिए, म्यू बराबर tan IP, आपको म्यू इस प्रकार से एग्जाम में देगा, ठीक है, म्यू बराबर tan IP, ठीक है। ये जो होता है ब्रूस्टर का नियम होता है, ये आप लोग लगा लीजिए, बी नंबर ऑप्शन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, फोटोन की ऊर्जा क्या होता है। देखिए लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा AC/लैम्डा होता है, लेकिन फोटोन की सिर्फ ऊर्जा पूछे, फोटोन की सिर्फ फोटोन की ऊर्जा पूछेगा, फोटोन की ऊर्जा बताओ, फोटोन की ऊर्जा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, HB हो जाएगा। फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगा, HB हो जाएगा। ये बराबर क्या होगा, HP, ठीक है। लेकिन लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा पूछेगा तब AC/लैम्डा हो गया, क्या हो जाएगा, AC/लैम्डा। कब, जब लैम्डा तरंगदैर्घ्य रहेगा ना तब AC/लैम्डा होगा, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से श्रेणी देश भाग में पड़ते हैं। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन से श्रेणी, हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम होता है उसका कौन सा जो श्रेणी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो आपका दृश्य भाग यानी कि विजुअल पार्ट में पड़ता है, तो वो आपका बामर श्रेणी होता है। कौन होता है, बामर श्रेणी, बामर श्रेणी, पासन श्रेणी, ये सब जो है आपके परीक्षा में ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा VVI। पासन श्रेणी जो है 2 नंबर में क्या है, ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर बामन श्रेणी होगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन, कि एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण धारा के लिए इतना दिया है तो वर्ग मूल्य माध्य का मान। पहले जान लीजिए इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, I0 sin ओमेगा टी होता है प्रतिवर्ती धारा के लिए, ठीक है। I0 का मान कितना मिल रहा है, यहाँ से आपको 60 मिल रहा है, और ओमेगा का मान कितना मिल रहा है, ओमेगा का मान 100 पाई मिल रहा है, ठीक है। पहला बात तो धारा का क्या पूछा जा रहा है, धारा का मूल्य माध्य पूछा जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, शिखा धारा बटे √2 होता है। धारा के मूल्य माध्य वर्ग का जो फॉर्मूला होता है शिखा धारा बटे √2 होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं शिखर धारा, क्या बोलते हैं, शिखर धारा। तो शिखर धारा का मान कितना है बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, शिखर धारा बटे √2, शिखर धारा बटा √2। तो बताओ शिखर धारा का मान कितना है, तो हमको पता है कि शिखर धारा का मान जो है कितना है, I0 60 है बटा में √2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आराम से सॉल्व कर लेना, यही फॉर्मूला है कि शिखर धारा बटा √2 जो होता है ये फॉर्मूला होता है, इस पर बैठा दीजिए। शिखर धारा का मान 60 है और √2 फॉर्मूला होता है नीचे में, बस याद रखना ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण कौन होता है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग वाला जो गुण होता है वो किसका होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो वेव है वो कौन सा गुण दर्शाता है। पहले बात तो आपको ध्यान में रखना है कि अल्फा किरण और बीटा किरण का भी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं हो सकता है। अल्फा बीटा गामा देगा, कभी भी सॉरी अल्फा बीटा रहेगा तो कभी भी आपका विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखना है, अल्फा किरण कोई विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ना ही बीटा किरण है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण है,
तो ये गामा किरण सिर्फ है। और गामा किरण के लिए तीन बात हम आपको बोल देते हैं। गामा किरण जो होता है इसकी महत्तम वेदन क्षमता होती है गामा किरणों का। और गामा किरण जो होता है एक्स किरण की तरह होता है। और गामा किरण जो होता है मेरे प्यारे लाल, ये जो होता है इसकी महत्तम वेदन क्षमता होता है। एक और होता है, शायद भूल रहे हैं, फिर भी ध्यान रखना, गामा किरण जो होता है इसकी महत्तम वेदन क्षमता होता है, इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे कम होता है। तरंग दैर्ध्य भी इसका सबसे कम होता है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ से सी नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, वैसा ही क्वेश्चन है, देख लो वैसा ही क्वेश्चन है कि नहीं बताओ। कहा जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो अभी मैंने आपको बोला है कि अल्फा किरण का ही विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होता है, नहीं बीटा किरण होता है, बीटा तो है ही नहीं। अच्छा, पूछा जरा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, सूर्य में आंसर हमको मिल गया। अल्फा किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होता, इसीलिए ए नंबर। गामा किरण के बाद क्या जरा है, तो गामा किरण विद्युत चुम्बकीय तरंग ही होता है, अवराक्त किरण में विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, एक्स किरण में विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, लेकिन नहीं है तो आपका अल्फा किरण एक ध्वनि तरंग भी होता है। और ध्वनि तरंग में कोई विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होता है। और ये क्वेश्चन 2020 और 2022 में पूछा गया है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन का चांस है कि आपके परीक्षा में पूछा जाए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस मेहनत करना है, यूं मेहनत करना है, बस लगातार मेहनत करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नोट्स जो विद्यार्थी नहीं लिया, मैं यही कहूंगा इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का पूरा नोट्स ले सकते हो, 100% लर्निंग की गारंटी है। ठीक है, एग्जाम के बाद प्रूफ भी दिखाते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। देखो, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश करते हैं तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। पहले हमको ये बताओ, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो आपको पता है कि निर्वात का जो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ होता है, ठीक है। और कांच में कितना होता है, तो कांच में 2 × 10⁸ होता है ना, हाँ ये होता है। इतना तो आपको पता चल गया। जैसे प्रकाश किरण कांच में प्रवेश करते हैं कि प्रकाश की किरण, प्रकाश कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो इसका तरंग दैर्ध्य जाहिर सी बात है घट जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ए नंबर। देखो, मृगम मरीचिका का कान क्या है, तो मृगम मरीचिका का जो कान होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। यानी कि मृगम मरीचिका का जो कान है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। इसको याद रखेगा, बहुत ज्यादा भी है क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, अगला देख लीजिए, बस करवा रहा हूँ, याद करते जाना। देखो, ये क्वेश्चन है वो एकदम फिक्स है कि आपके परीक्षा में आए। शैथिल्य प्रदर्शित करता है। देखो, शैथिल्य का मतलब देखिए, लोहा निकेल कोबाल्ट, क्या मैंने बोला, लोहा कोबाल्ट, लोहा निकेल कोबाल्ट, लोहा निकेल कोबाल्ट और शैथिल्य, ये चारों जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है। और एक क्वेश्चन मैं फिक्स कर देता हूं कि 2025 परीक्षा में रहेगा, लिख लो, निकेल लोहा कोबाल्ट शैथिल्य लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। ये आप लोग लिख लीजिए, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। पूछेगा कि निकेल होता है, कोबाल्ट होता है, लोहा होता है, शैथिल्य होता है, तो चारों लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। और एक बात और, प्रतिचुंबकीय का एक और गुण जान लो, H2O, जाल क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। बेंजीन क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, इतना एग्जाम्पल कर लोगे 6 आपके परीक्षा में एक फिक्स है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, कहा जाए कि चुंबकीय गुण बनने से दोलन करते सुई का वर्तकाल क्या होता है। तो ये कैसा होता है, पहले ये जान लो। ये जो होता है टी समानुपात, व्युत्क्रमानुपात 1 की घात √m होता है। तो m क्या होता है, आपका चुंबकीय गुण, इसको बढ़ाएंगे तो आवृत्ति जाहिर सी बात है घटेगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये किसी भी सुई का जो दोलन करते जो होता है फार्मूला ये होता है टी समानुपाती 1/m। m चुंबकीय गुण है, टी आपका वर्तकाल है, इसको बढ़ाएंगे बट्टा में रहेगा तो जाहिर सी बात है घटेगा। तो राइट आंसर बी नंबर, ये याद रखना, VBI क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकाश के अनुप्रस्थ पुष्टि करता है। देखिए, प्रकाश के अनुप्रस्थ पुष्टि करता है, जो प्रकाश के अनुप्रस्थ जो पुष्टि करता है ध्रुवण पोलराइजेशन को उत्पन्न करेगा। प्रकाश की अनुप्रस्थ, जैसे कोई भी चीज का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, जैसे आप भी पेन लिए हुए हैं तो उसका भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, उसी प्रकार प्रकाश के अनुप्रस्थ जो पुष्टि करता है वो ध्रुवण को पुष्टि करता है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख ही रहा है। अगला क्वेश्चन आइए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। तो लगाइए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एकदम याद करते जाओ, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं गारंटी है कि जितना करवाऊंगा उसी में से आएगा। नोट्स जो दिया हूँ 100% उसी से लड़ेगा, हर साल का प्रूफ है। देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है,
विभव मापी पढ़े हैं, चौथा चैप्टर विभव मापी का उपयोग भी पढ़े होंगे। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए, 5 नवंबर 2020 में पूछा है। तो ये सब जानते होंगे तो जाहिर सी बात है इसका भी आंसर पता होगा। या सेल का विद्युत जो विभव मापी होता है, अगर दो को उपयोग जानते हैं तो ये क्वेश्चन पता होगा, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल का विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है विभव मापी के द्वारा मापा जाता है। किससे? विभव मापी के द्वारा, इसीलिए राइट आंसर ए नंबर। अगला आ जाओ, अगला क्वेश्चन, देश स्पेक्ट्रम में किसका तरंग सबसे अधिक होता है? देखो पहला बात तो आपको ध्यान रखना है, देश स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो देश स्पेक्ट्रम का खोज विजिबल पार्ट जो है, देश स्पेक्ट्रम जो है इसका खोज करने वाला वैज्ञानिक न्यूटन था, और चार्ल्स न्यूटन ने इसका खोज किया। और देश प्रकाश में 7 रंग होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है, बैजनिया पिनालहा पढ़े हैं ना, जरूर पढ़े होंगे। तो ये आप लोगों को पता चल गया कि 7 रंग इसमें होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे ऊपर लाल, यानी सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग का होता है, और बैगनी का सबसे कम होता है। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे अधिक होता है, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। और इसका खोज कौन किया था? तो न्यूटन ने किया था। ठीक है, देखो अन्योन्य प्रेरका तो पूछे, स्व प्रेरका तो पूछे, देख लो अन्योन्य प्रेरका तो स्व प्रेरकत्व, ठीक है, अन्योन्य प्रेरका तो स्व प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण, स्व प्रेरण, ये सब का मात्रक पूछेगा ना, तो बस आपको ये याद रखना हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। हेनरी जो होता है यही होता है स्व प्रेरकत्व हेनरी। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, स्व प्रेरका तो पूछे या अन्योन्य प्रेरका तो पूछे, मात्रक क्या होगा? हेनरी होगा। ठीक है, याद रखना। गॉस तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, ये नहीं होगा। ओम तो प्रतिरोध का होता है, प्रतिघात का होता है, रिएक्टेंस का होता है, रेजिस्टेंस का होता है, भारतीय प्रेरणिक प्रतिघात, ये सब का प्रतिबाधा के मात्रक भी ओम होता है। लेकिन अन्योन्य प्रेरकत्व की बात किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन ए होगा क्या? हेनरी। गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाए तो उसके फोकस जो यूज हो जाएगी वो समान रहेगी। ठीक है, गोलीय दर्पण, ये क्वेश्चन गेस किए थे, लड़ा भी था 2023 में। अनुचुंबक, देखो ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन सब लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होती है, लेकिन निर्वात का एक होता है, ये निर्वात का जो चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है, ये वाला आपका जो होता है प्यारे स्टूडेंट जीरो होता है। क्या होता है? निर्वात का जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या होता है? निर्वात की जो चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया, याद रखना है। और अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति स्थिर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, बहुमूल्य नग, यानी कि देखिए बहुत बढ़िया नग है, अगर मान लीजिए कीमती जेवरात वगैरह आभूषण वगैरह है, उसको सही से पहचान करने के लिए कौन से किरण का उपयोग किया जाता है? जैसे आप लोग देखते होंगे मिट्टी वगैरह, जो जो भी चीज, अगर पत्थर का जांच करना है, मूर्ति का जांच करना है कि कितना साल पुराना है, तो उसके लिए कार्बन डेटिंग का यूज किया जाता है। उसी प्रकार आभूषण के पहचान में कौन सहायक होता है? तो पैराबैग्निक किरणें होता है, अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो विद्यार्थी नोट्स नहीं लिया जरूर से ले लीजिएगा, ठीक है, एक बार कंटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको हर साल का प्रूफ दिखा दूंगा। ये ही हम नहीं करते 100% लड़ता है, हर साल का प्रूफ दिखाएंगे, ये एग्जाम खत्म होगा, एग्जाम के बाद ये प्रूफ दिखाएंगे। ठीक है, तो एकदम मेहनत खाली करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर आई टी। अब इसका फॉर्मूला होता है ना क्यू बराबर आई टी, ये होता है क्यू बराबर एन भी होता है। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर ये वाला यूज होगा, क्यू बराबर आई टी। ये धारा, धारा का मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर इंटू समय का मात्रक सेकेंड, या घंटा, घंटा लिख देते हैं। अब बताइए एम्पियर घंटा किसका मात्रक हुआ? तो एम्पियर घंटा का मात्रक हुआ किसका? तो आवेश का। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आज मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या कहा जा रहा है? सेल का विद्युत वाहक बल होता है, देखिए सेल का जो विद्युत वाहक, देखिए विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है क्या होता है? चलिए विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट? तो याद रखना वोल्ट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक और मात्रक निकाल सकते हो, जूल बटे कूलम, ये भी मात्रक है वोल्ट का ही, विभव का ही। ठीक है, विद्युत वाहक बल पूछे तो इसी का मात्रक ये होता है। और विद्युत वाहक बल क्या होता है? किसी परपथ में काम का इसको प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, गामा किरणों की तरह होता है। अभी हम आपको बताएं, अभी हम आपको बताए हैं गामा किरणों की तरह होता है। गामा का मतलब बाई, गामा किरणों की तरह एक्स होता है। क्यों? क्योंकि बाई के तरह हम चेक आपको दिए थे कि क्यों होता है इसके जैसा। तो देखिए
हमेशा एक्स वाई साथ में रहता है, तो इसका गुण इस पर जाएगा ना कुछ। संगति दोनों का एक है तो संगति का प्रभाव पड़ेगा ना। तो ट्रिक हम आपको दिए थे, एक्स वाई साथ में रहता है इसलिए, और गामा किरण का मतलब वाई होता है, इसलिए एक्स किरण के साथ जैसा ये गुण मिलाएगा। राइट आंसर सी नंबर। देखिए बीबीवाईजी वाला ट्रिक याद है सबको। नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड पूछा जा रहा है। देखिए ट्रिक हम आपको देते हैं। बे बे देखिए इससे 3 नंबर पक्का है। राय जी, ये होता है ब्लैक, ब्लैक के लिए क्या होता है 0। ये ब्राउन होता है, ब्राउन के लिए क्या होता है 1 होता है, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5। बट इसके लिए क्या होता है 6, जो कि ब्लू के लिए है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बेबेरवाइज ट्रिक होता है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है, आपको याद हो जाएगा। फिर आगे ट्रिक है बेबेरवाइज बट वेरी गुड वाइफ। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। ये वायलेट के लिए होगा 7, और ये ग्रे के लिए हुआ 8, और ये व्हाइट के लिए हुआ 9। ये ट्रिक होता है। ट्रिक क्या हुआ बेबेरवाइजी बट वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा। बे के लिए पूछा रहा है, इसका मतलब ब्लू है, तो ब्लू के लिए जो होता है 6 होता है, तो राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विस्थापन धारा का मात्रक क्या हो जाएगा। तो विस्थापन धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और आवेश का मात्रक एम्पियर होता है। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलाम/1 सेकंड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, पृथ्वी का चुंबकीय घूर्ण कितना होता है। तो पृथ्वी का चुंबकीय घूर्ण करवाए तो आया भी क्वेश्चन था 8.0 × 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय घूर्ण का मात्रक जूल प्रति टेस्ला या एम्पियर/मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, ये सब याद रखना। 8.0 × 10⁻22 जूल प्रति टेस्ला, राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी के चुंबकीय दूर पर नमन कोण का मान। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है। तो नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर मान घटता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ए घट जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिमान आवेश जो होता है विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। जो गतिमान होता है, जो तेजी कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसके लिए गतिमान आवेश के लिए जो होगा क्या होगा, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। एक स्थिर आवेश होता है, स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र। स्थिर आवेश होता है केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। लेकिन एक गतिमान आवेश, ठीक है, एक गतिमान आवेश जो होता है विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। क्या ये जो होता है दोनों को उत्पन्न करता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा सी नंबर होगा। किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। देखिए सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य होता है अभी हम आपको बताए थे। सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य होता है वो किसका होता है। पहली बात तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है रेडियो तरंग का, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है गामा किरण का होता है। हम गामा किरण के लिए 3 गुना ही बताए थे कि गामा किरणों का महत्तम वेदन क्षमता होता है, गामा किरण एक्स किरण की तरह होता है, और गामा किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक रेडियो तरंग का होता है। ठीक है, लेकिन रेडियो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, देख लीजिए। तो रेडियो नहीं है तो इसका मंझला भाई माइक्रो तरंग है ना। ठीक है, तो राइट आंसर ए नंबर। आ जाइए अगला क्वेश्चन। देखिए सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। तो चांदी जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है सिल्वर होता है। ठीक है, सिल्वर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा। ये वस्तु है, इसको आवेशित करेंगे तो इसका द्रव्यमान या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ सकता है या घट सकता है। 1 एम्पियर पूछा जा रहा है। 1 एम्पियर का परिभाषा क्या होता है। देखिए 1 एम्पियर, यदि किसी चालक से, देखिएगा परिभाषा क्या बनेगा, एक परीक्षा में पूछता है। यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, उसी को 1 एम्पियर कहा जाता है। तो 1 कूलम/1 सेकंड होगा कि नहीं बताओ। 1 कूलम/1 सेकंड को 1 एम्पियर कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ए नंबर होगा कि नहीं बताइए। एकदम आसान है, एकदम याद कर लीजिए मेरे प्यारे लाल। ठीक है, 1 ओम/वोल्ट ये तो होगा नहीं। ठीक है, वोल्ट/ओम लास्ट में थोड़ा करवा दूंगा, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा ए नंबर होगा। ठीक है, एकदम याद करते चलिए जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं। और नोट्स जो विद्यार्थी नहीं लिया, जो विद्यार्थी मेहनत करता है, मुझे लगता है कि एक बार आप लोग नोट्स लेके देख लीजिए। हम हर साल का आपको पहले प्रूफ दिखा देंगे कि हर साल लाता है। मेहनत करके पढ़ लो बाबू।
अगला क्वेश्चन आ जाइए, इसका मान पूछा जा रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो मैं कई दफा बताया हूँ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है ये कितना होता है? तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम होता है, ये इसका मान होता है। ठीक है, अगर आप लोग कहीं ऑफलाइन में पढ़े होंगे तो ये वाला जरूर जानते होंगे, क्योंकि ये जो होता है के का वैल्यू होता है। क्या होता है? के का वैल्यू होता है कांस्टेंट का, ये विद्युतीय क्षेत्र में एक। और इसका भी मान एक होता है, इसका भी मान होता है। इसका मान कितना होता है? तो 8.85 × 10⁻12 फैराडे बटा मीटर या कूलम स्क्वायर बटे, अच्छा कूलम स्क्वायर छूट गया है, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, याद रखना ये सब क्वेश्चन, ये सब पूछेगा परीक्षा में। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर उल्टा इसीलिए है क्योंकि नीचे में है, इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर गया, कूलम स्क्वायर नीचे हुआ। यानी ओवरऑल कूलम का नियम पढ़े होंगे, कूलम का नियम पढ़े होंगे तो आप लोग को ये सारा चीज क्लियर होगा। नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नोट्स में आपका सारा चीज दिया हुआ है। और क्लास वगैरह में करवाए किए हैं। देखिए अब ऐसे संधारित्र कुल आवेश पूछेगा तो इसका 0 होता है। आवेश संधारित्र पर जो कुल आवेश होता है कितना होता है? 0 होता है। हम आपको पहले ही बताए थे, ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो इसका हमेशा 0 याद रखना। संग्राहक पट्टिका विकार के पूछे तो 0। विद्युत ध्रुव घूर्ण का ऐसे मात्रा क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया विद्युत ध्रुव घूर्ण क्या होता है। ये माइनस क्यू आवेश है, ये क्या है इधर प्लस क्यू आवेश है। इसके बीच की दूरी 12 मान लो। विद्युत ध्रुव का दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, मान लीजिए पी वेक्टर से सूचित किया जाता है। तो विद्युत ध्रुव दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और इसके लंबाई के गुणनफल को विद्युत ध्रुव घूर्ण कहते हैं। क्या पूछा जा रहा है बताओ? मात्रक पूछा जा रहा है, तो आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा और यहाँ पर लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। कूलम इंटू मीटर, ऑप्शन ये हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर इस प्रकार से होगा। ठीक है, राइट आंसर है नंबर। ये किसी का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ये आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक होता है, ये आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक होता है, एक आवेश का आयतन घनत्व है जिसका मात्रक ये होता है। ठीक है, राइट आंसर है नंबर कूलम मीटर। देखो कूलम का प्रमेय होता है, देखिए कूलम का जो प्रमेय होता है क्या होता है? तो कूलम का जो प्रमेय होता है मैं करवाया हूँ और ये क्वेश्चन लाड़ा भी है। ठीक है, तो याद रखना सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये आपका कूलम प्रमेय होता है। परिभाषा पूछेगा तो लिख दीजिएगा कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को हम लोग आवेश का क्या कहते हैं? कूलम का प्रमेय कहते हैं। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। सब कूलम का नियम पढ़ा है लेकिन कूलम का प्रमेय कहते हैं, अचंभित हो जाता है, कहता कूलम का प्रमेय है ही नहीं, जबकि पढ़ना है लास्ट में फिजिक्स का दूसरा चैप्टर के लास्ट में, पहला चैप्टर के लास्ट में। अगला देखिए, प्रत्येक इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक इकाई आवेश पर, यानी कि प्रत्येक इकाई आवेश क्या होता है? E बराबर F बटे Q होता है। प्रत्येक इकाई आवेश पर, प्रत्येक इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है बताओ? इसको हम लोग तो विद्युत तीव्रता कहते हैं। तो देख लीजिए राइट आंसर यहाँ से सी नंबर बन जाएगा, विद्युत तीव्रता। जाहिर सी बात है प्यारे लाल एकदम। आइए अगला क्वेश्चन, नोट्स आपको ले लेना है। ठीक है, नंबर आपको दिए किस लिए प्यारे लाल? संपर्क ना करना है, बताओ। देखो इसका मैंने बोला कि संग्राहक पट्टिका पूछे, संगणक पट्टिका पूछे, आवेशों का जो योग होगा हमेशा 0 होगा, याद कर लो आएगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे लाल अरे देखो ना कॉपी हो जाओ। एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या होता है? फैराडे बटा मीटर होता है। एक और मात्रक होता है कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये सब याद रखना आएगा परीक्षा में। ठीक है, तो हमसे फैराडे बटा मीटर वाला ऑप्शन दिया है इसीलिए बे नंबर। ये वाला कैसे हुआ दूसरा चैप्टर में हम बताए हैं। ठीक है, ध्यान रखेगा। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होता है? देखिए चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो आपका अपसरित होता है। अपसरित का मतलब होता है एक औसत रूप से। क्या होता है अपसरित? मान लीजिए कोई चालक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी वो कैसी होगी? तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है एक अपसरित रूप में होती है, मतलब एक औसत रूप में होता है, इसीलिए राइट आंसर डी नंबर, सी नंबर। ठीक है, सी फॉर चेन्नई। अगला क्वेश्चन, आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है? तो देखिए आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व होता है ये क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर जो होता है क्यू बटा ये होता है। ठीक है, यह आवेश का पृष्ठीय घनत्व हो गया। आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कूलम बटे मीटर स्क्वायर हो गया। अगर आवेश का रैखिक घनत्व पूछेगा तो लैम्डा बराबर क्यू बटा ए होता है, इसका मात्र सॉरी क्यू बटा एल होता है। इसका मात्रक निकालेगा तो आवेश का मात्रक कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर, तो कूलम बटे मीटर हो गया। आवेश का आयतन घनत्व पूछेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा? क्यू बटा भी हो जाएगा। तो यहाँ से आवेश का मात्रक कूलम और आयतन का मात्रक मीटर क्यू। ये सब में से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि रहेगा। तो अब इसका पृष्ठीय घनत्व तो पूछा जा रहा है, इसीलिए राइट आंसर ए नंबर।
अगला क्वेश्चन आ जाइए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान बढ़ सकता है या घट सकता है? राइट आंसर डी नंबर, पहले ही बताएंगे। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना, पूरा सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, बेहतर तरीके से तैयारी होगा, मेहनत करना चाहते ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी आवेशित खोखला, देखिए खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, ये हर बार हम बताए हैं, ये तो मैं ऑफलाइन में पढ़ाया भी हूँ। एक जैसे मान लीजिए इसमें भी जो होता है, ये मैंने करवाया था, ठीक है, अपने ऑफलाइन में। साइक्लोट्रॉन होता है तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, इस कारण से ये देखिए जो होता है इसको इस प्रकार का गति देता है, वृत्तीय गति चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, तो खोखला भाग है इसीलिए 0 इसके अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी तीव्रता का मान पूछे या विद्युत विभव का मान पूछे किसी खोखले गोले के लिए तो 0 होता है, ऑप्शन सी। विद्युतीय बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट बटा मीटर होता है, राइट आंसर बी नंबर। एम्पीयर घंटा मात्रक होता है, अभी नाम आपको बताए हैं, बताइए एम्पीयर घंटा किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है, क्यू बराबर आई टी का फॉर्मूला से, क्यू बराबर आई टी, इसका मात्रक एम्पियर, बताइए, और इसका मात्रक घंटा टाइम का, तो एम्पीयर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का, बी नंबर, क्यू बराबर आई टी के फॉर्मूला से। एक कुलाम, देखिए हाँ ये बात थोड़ा भूल गए थे बताना, एक कुलाम मीटर का मान कितना होता है? एक कुलाम मीटर जो होता है इसका मान जो होता है 3 × 10⁻³ होता है, 29 होता है, ये डिवाइस होता है, विद्युत उत्सर्जक उनका छोटा मात्रक है, ठीक है, डिवाइस होता है। तो यहाँ पे देखिए एक कूलम मीटर किसके बराबर है? तो एक कूलम मीटर जो 3 × 10⁻29 के बराबर है, तो राइट आंसर है नंबर। अगर एक डिवाइस पूछेगा तो पलट जाएगा पूरा चीज, एक डिवाइस पूछेगा तो बट्टा में आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 10⁻29 डिवाइस कूलम मीटर हो जाएगा, ये पलट जाएगा अगर एक डिवाइस पूछेगा तब, क्योंकि गुना से भाग में आएगा, सारा चीज उल्टा हो जाता है। चलिए, विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एकांक आवेश क्या होता है? ई बराबर F/Q होता है, तो इसका मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक कूलम, तो न्यूटन बटा कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो राइट आंसर बी नंबर। देखो एक स्टैट कूलम होता है, ये तो पहला चैप्टर में एकदम रगड़ रगड़ के आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, एकदम मसल मसल के। देखिए एक स्टैट कूलम जानने से पहले जान लीजिए एक कूलम मीटर होता क्या है, सॉरी एक ईएसयू किसके बराबर होता है वो पहले जान लीजिए, ठीक है, ईएसयू, ठीक है, वो जानिए पहले, पहले एक कूलम जानिए, ईएसयू तो वही होता है, एक कूलम पर कितना होता है वो जान लीजिए, 3 × 10⁻9 ईएसयू होता है एक कूलम के बराबर, और ये ईएसयू जो होता है ना, ये एक स्टाइल्ड कूलम को ही कहा जाता है, समझो, समझो बात को, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ईएसयू, ठीक है, ईएसयू जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये एक स्टैट कूलम को ही कहा जाता है, मतलब इसको एक और नाम क्या है? स्टैट कूलम इसी को कहा जाता है, ठीक है, स्टैट कूलम, ध्यान रखिएगा। तो ये हमसे पूछा जा रहा है एक स्टैट कूलम, मतलब ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 1/3 गुना 10 की घात क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, -9, क्योंकि ये गुना से इधर आएगा तो भाग में आएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? ये बराबर में हो जाएगा इधर एक स्टैट कूलम, मतलब ईएसयू कहा जाता है जिसे, तो एक ईएसयू क्या हो जाएगा? 1/3 गुना 10 की घात 9, तो ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, डी नंबर, क्योंकि ईएसयू का मतलब होता है एक स्टैट कूलम, ठीक है, एक स्टैट कूलम का मतलब होता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से एक कूलम का मान इतना होता है, तो एक स्टैट कूलम में निकालेंगे तो ये गुना से भाग में आएगा तो 1/3 होगा, 10 की घात प्लस है तो माइनस में चल जाएगा, ठीक है, थोड़ा पढ़े होंगे एकदम ध्यान से, ठीक है, दोनों क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है। 57 नंबर आ जाएगा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षित होता है, और इससे एक क्वेश्चन बनता है कि आवेश संरक्षित होता है, क्यों? आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, और ये जो होता है संरक्षित होता है स्थिर विद्युत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, एक आवेश का पृष्ठ देखो, एक कूलम क्या होता है? तभी मैंने ना बोला कि एक कूलम क्या होता है, एक कूलम जो होता है क्या होता है? 3 × 10 की घात 9, एक कूलम बराबर इतना क्या होता है? स्टैट कूलम बोल सकते हैं, या इसी को ईएसयू बोल सकते हैं, ठीक है, कूलम हमसे पूछा जाता है एक कूलम, या इसी को ईएसयू भी लिख सकते हैं एक स्टैट कूलम को,
अब देखो, एक कूलाम बराबर क्या होगा, इतना ही यीशु होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए होगा ना। ये तो ऑप्शन नॉट का मान है ये वाला, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ये तो आपका 1/4 पाई ऑप्शन नॉट का मान है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे ही काटी है, तो डी तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। देखिए आराम से पढ़ते चलिए, मेहनत से पढ़ते चलिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा दीजिए। अगला क्वेश्चन, एक कुलाम, देखो कुलाम बाज होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, इसलिए कह सकते हो दोनों ऑप्शन हो जाएगा। एक ही पर करना, वो सी ऑप्शन, ए और बी दोनों पर। देखिए किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा क्या होता है, कोई वस्तु का परावैद्युतांक मतलब अचालक का क्या होता है, हमेशा एक से अधिक होता है। 1/4 पाई ऑप्शन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, देखो वो जानने से पहले एक मैं बात बोल दूं आपको कि ऑप्शन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर कूलाम स्क्वायर नीचे। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि 4 पाई का कोई मात्रा के नहीं है, तो इसी का उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो इसका मात्रक निकल जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, एकदम समझने की बात है कि यहाँ पर ऐसा वैसा होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, इसी को पलट दीजिए, निकल जाएगा इसका मात्रक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नोट्स के लिए नंबर आपको दिख ही रहा है प्यारे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लो, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। देखिए स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। एक त्वरित आवेश पूछेगा या गतिशील आवेश पूछेगा, तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। ठीक है, लेकिन एक स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, इसीलिए बी नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाइए, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, और मैं आपको बताते चलो प्यारे बच्चों, एक हेनरीज होता है किसके बराबर होता है, तो वो आपका होता है ओम्स इंटू सेकंड के, ओम इंटू सेकंड के। आप कंफ्यूज करके यहाँ से तक छोड़ मत देना। ठीक है, एक हेनरीज होता है क्या होता है, ओम इंटू सेकंड के बराबर होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम सेकंड, जो कि एक हेनरी के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स के विमा निकालना है, तो फाइव वी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला चुंबकीय फ्लक्स का। फाइव वी बराबर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू ए होता है ना, बताओ। अब यहाँ पर ए का सबको बीमा पता होता है, एल स्क्वायर होता है। अब बीमा बी का रह गया, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का बीमा क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का बीमा होता है एम एल ए की घात -2। ठीक है, और ए की घात क्या होता है, 1 होता है कि -1 होता है, बताओ। ये आपका हो जाएगा ए की घात -1 होता है। ठीक है, तो इसको आगे लाएगा, एल को आगे, तो देखिए इससे मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, इसलिए बीमा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि है। चुंबकीय फ्लक्स होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, आदेश राशि होता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए प्यारे स्टूडेंट्स, क्या कहा जा रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, और एक वेबर क्या होता है आगे भी मिलेगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, ओम इंटू सेकंड क्या होता है, ये आपका हेनरी के बराबर होता है, हेनरी के बराबर होता है। टेस्ला जो होता है न्यूटन बटा न्यूटन मीटर, न्यूटन बटा क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है। या इसी का एक और मात्रक होता है, क्या होता है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ये भी होता है। ये सब इसका मात्रक होता है। ठीक है, एक ओम तो आपको पता है कि वोल्ट बटे एम्पियर होता है। ऑप्शन क्या होगा इसका, बी नंबर। एक वेबर बराबर क्या होता है, तो वोल्ट इंटू सेकंड होता है। एक वेबर किसके बराबर, एक देवर नहीं वेबर। ठीक है, एक वेबर क्या होगा, वोल्ट इंटू सेकंड, एक वेबर इज इक्वल, ठीक है, वोल्ट इंटू सेकंड। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, 68 नंबर क्वेश्चन, स्वीप रेखा तो का बीमा क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। ठीक है, स्वीप रेखा तक पढ़ा चुके हैं, अन्य रेखा तक पढ़ा चुके हैं, तो उससे पर ये बीमा आपको निकाल के बताना है कमेंट बॉक्स में, होमवर्क के रूप में है। एक माइक्रो हेनरी किसके बराबर होता है, एक माइक्रो हेनरी बराबर जो होता है किसके बराबर होता है, तो एक माइक्रो हेनरी जो होता है क्या होता है, 10 माइक्रो का मतलब होता है -6। ठीक है, ये आपका हेनरी हो जाएगा, क्योंकि एक माइक्रो हेनरी इसके बराबर होता है। ठीक है, एक माइक्रो हेनरी जो होता है 10 की घात -6 हेनरी के बराबर होता है। अगर एक हेनरी इसमें पूछेगा, एक हेनरी का मान, ठीक है, एक हेनरी का मान पूछेगा, तो एक हेनरी ये गुना में है, ये 10 की घात -6 इधर आएगा, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, देखिए 10 की घात 6 माइक्रो हेनरी हो जाएगा, अगर एक हेनरी पूछेगा तब। ठीक है, इस बात को थोड़ा समझो, समझो प्यारे स्टूडेंट्स कैसे होता है जो।
आप बताओ, 1 माइक्रो कूलम पढ़े हो कि नहीं? 10 की घात -6 होता है। उसी प्रकार इसमें है कि 1 माइक्रो हेनरी जो होता है 10 की घात -6 होता है। अगर वही बात करें 1 हेनरी की बात, मतलब ये गुना में चीज है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब सीधा हो जाएगा, तो ये सीधा हो गया। तो 1 हेनरी का मान इतना हो गया, ठीक है। लेकिन हमको 1 माइक्रो हेनरी पूछा जा रहा है, इसीलिए राइट आंसर डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। 1 मिली हेनरी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1 मिली हेनरी है, मिली का मतलब क्या होता है? 1 मिली का मतलब एमएच, 1 mH बराबर क्या हो जाएगा? 1 मिली हेनरी का मतलब होता है 10 की घात -3 हेनरी, ये होता है। तो राइट आंसर ये वाला लगाएंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आएगा कि 70 का गलत बताएं। मैं समझा देता हूँ, समझ लो, रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, 1 मिली हेनरी, मिली का मतलब होता है क्या? 1000 का मतलब 1/1000 होता है मिली का मतलब, जानते हो ना? 1000 होता है, किलो में होता है ना, वो 10 की घात +6 होता है, मिली में 10 की घात -3 होता है, इतना ध्यान रखो। मिली का मतलब 1/1000, ठीक है। तो ये होता है। तो मान लो यहाँ पर हमको 1 हेनरी का मान चाहिए, तो 1 हेनरी का मान निकाल लेंगे, और ये जो भी चीज माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 की घात -3 एमएच हो जाएगा मिली हेनरी। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया, 1 हेनरी बराबर 10 की घात 3, ये 2021 का क्वेश्चन है। देखिए, तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं ताकि आप लोग एग्जाम में गलत ना करो। 1 मिली हेनरी पूछेगा तो ये वाला होगा, तो राइट आंसर ए नंबर। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रहा, मैं देखता हूँ क्या करोगे, होमवर्क का क्वेश्चन है। अब इसमें तो एकदम तुरंत लगाएंगे आंसर, ठीक है, मुझे पता है, क्योंकि अभी बता ही दिए इसका आंसर। नहीं समझ में, पीछे वीडियो करो और आंसर कमेंट कर दो। चलिए, ये था लास्ट क्वेश्चन 71 नंबर, जो कि होमवर्क के रूप में हम आपको दिए हैं। और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, नोट्स ले लीजिए प्यारे बच्चों जी, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं यही आपसे आग्रह करूंगा, आप लोग मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मेहनत कीजिए। और साथ में वो क्वेश्चन भी हम आपको देंगे जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और आपके परीक्षा में जो कि गेस किया वो क्वेश्चन मेरे तरफ से जो कि हर साल लड़ता है, मैं हर साल को प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। बस आपसे गुजारिश है, मेहनत करते हैं, बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं, एकदम मेहनत लगातार कीजिए, बोर्ड एग्जाम में टारगेट रखे कि आपका भी नाम टॉपर लिस्ट में आए, ठीक है प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, दोस्त यार रिश्तेदार जो भी हो आप लोग उसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।